हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया डेरिवेशन को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने कोएक्सियल पे भी देखा था और इक्वेटोरियल प्लेन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल के माध्यम से उसका यूज करके हम लोग ने देखा था। आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल ही लेंगे, बट अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे वो किसी कोएक्सियल लाइन पे नहीं होगा, ना ही किसी इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा। कोई भी जनरल पॉइंट वहां पर उसके अगल बगल में लिया जा सकता है और वहां से आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है। तो वही प्रूवमेंट हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर उस प्रूवमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर कवर करना चाहेंगे पहले, फिर आपके आगे उस प्रूवमेंट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली चीज, मैंने कुछ पुराना टॉपिक है जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पहले से। जैसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए कोएक्सियल लाइन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड किया था कोएक्सियल लाइन पे, उसका जो फॉर्मूला निकला था या फिर जो मैग्नीट्यूड आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये फॉर्मूला हम लोग का निकल के आया था। अब फिर डायरेक्शन के बारे में देखिए, शायद मैंने वहां पर डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया था, तो यहाँ पर डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, यहाँ पर गलत लिखा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। दैट मीन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। वो हमारा होता है कोएक्सियल लाइन पे। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था डायपोल के माध्यम से, तो वो हमारा क्या निकला था, मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये फॉर्मूला निकल के आया था। फिर यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ऊपर, उसके बारे में देख लेते हैं पहले। देखिए, जैसे कि हम लोग डायपोल के बारे में जानते हैं, डायपोल क्या होता है। तो दो इक्वल चार्जेस होते हैं बट अपोजिट होने चाहिए। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, और दोनों एक दूसरे से शॉर्टेज डिस्टेंस पे रखे होते हैं। वो शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई हमारी 12। तो 12 डिस्टेंस पे चार्जेस रखे हुए हैं। तो डायपोल मूवमेंट का अगर आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू कोई एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही हमारा कहलाता है क्या, डायपोल मोमेंट। आई थिंक आपको पता होगा। फिर इसके बाद डायपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन होती क्या, तो याद रखिएगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की। ये हमारा फिजिक्स रूल में चलता है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये डायरेक्शन हमारी प्लस टू माइनस की तरफ मूव करती है। तो आप याद रखिएगा डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। उसी पॉइंट को मैंने लिखा है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मैंने ऊपर डायग्राम भी बना दिया, देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एरो किया है और पी वेक्टर को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें डायरेक्शन जो होगी वो सेम होता है कोएक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल प्लेन पे अपोजिट में जाता है। अब एक सवाल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इस सवाल में कुछ चीज है जिसको मैं फाइंड करना चाहूंगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपको हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करके देखते हैं इसको। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पहले तो उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो वो पॉइंट हमारा ए है और जो स्क्वायर सिस्टम बना है, और इस स्क्वायर सिस्टम में केवल मैंने दो चार्ज लिए अपोजिट में, एक Q1 यहाँ है एक Q2 यहाँ है, बट तीसरे वाले प्लेस को हमने छोड़ दिया, वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताना है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसके बारे में। तो देखिए ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए तो कैसे होगा, यहाँ पर एक चार्ज लाके रखेंगे, पूछेंगे अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। तो जो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये Q2 भी प्लस का है, ये भी प्लस का होगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इधर की तरफ आएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दिया E2। ये भी प्लस का है, यहाँ जो चार्ज आएगा वो भी प्लस का होगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं तो जो यहाँ चार्ज रखा होगा ए पॉइंट पर वो दूर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ लगेगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया E1। तो हमने देखा कि ए पॉइंट पर टोटल दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हमारी है E2 और एक है हमारी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें तो ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, जिसका मतलब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको दिख रहा होगा ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों तो कोई एंगल बनाए हुए हैं। जब एंगल बनाए हैं तो एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको याद हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो E बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। थीटा ये कितना रखेंगे 90, और जब 90 रखेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर तो आपका 0 बन गया। तो हमारा क्या बचा, केवल E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे फाइंड करी। अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसके बीच में ही कहीं होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जब मान लीजिए हमारा था E2 और ये था हमारा E1 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो यहीं कहीं बीच में कहीं होगी, तो उसको हमने कह दिया E है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। लेकिन उससे आपको डायरेक्शन पूछा जा रही है, डायरेक्शन मतलब कि जी E1 से कितना एंगल बनाए है या फिर E2 से कितना एंगल बनाए हुए है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो मान लीजिए कि E2 से इसने एंगल बनाया है अल्फा, जो अल्फा एंगल आपको फाइंड करना है कि वो अल्फा एंगल क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि वेक्टर जो होता है वो फ्री वेक्टर होता है। फ्री मतलब उसको पकड़कर हम लोग कई बार मूव करा सकते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। वेक्टर जितना बड़ा था उतना बड़ा का बड़ा बना रहेगा, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो E1 यहाँ पर है, जो एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको उठाकर मूव करा के अगर हम लोग इसको इधर उठा के लिया है तो आप देखेंगे कि ये तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि जो जे वाली लाइन है जो वेक्टर बना हुआ है जो हमारा E1 वेक्टर है, ये हमारा E था, ये हमारा E1 आ गया। अब आपको तो E1 भी पता है E2 भी पता है, तो आप E के बारे में निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एंगल कैसे निकलेगा, तो देखिए tan अल्फा का हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करेंगे। tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको याद हो तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है E1 अपॉन बेस कितना है E2। आप देखिए E1 E2 आप पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कोष्टक अंदर E1 अपॉन E2। तो ये हमारा अल्फा की वैल्यू निकल के आ गया अल्फा का मान। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाता आपसे कि E2 से कितना एंगल बनाए हुए हैं, सॉरी E1 से कितना एंगल बनाए हुए हैं, तो E1 तो हमारा यहाँ पर था, अगर आपको याद हो तो ये हमारा हो गया अल्फा। अब हमें देखना है E1 से एंगल क्या बनेगा। तो E1 से एंगल निकालने के लिए हमने तो E2 से एंगल निकाल लिया, E2 से एंगल कितना आया है अल्फा, तो अल्फा एंगल यहाँ बना है। अगर E1 से पूछा जाता तो हम लोग जानते हैं कि पूरा एंगल था 90 डिग्री, E2 से बना अगर अल्फा तो E1 से कितना बनेगा एंगल, तो आपको पता होगा 90 माइनस अल्फा आप कर देंगे तो E1 से एंगल आपको फाइंड हो जाएगा। तो दैट मीन क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा आपसे उसी प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं, बस आपको ढूंढना पड़ेगा कि वहां पर हमें कैसे सॉल्व करना है। ये तीनों चीजें अभी हम लोग का जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है उसमें जो सॉल्व होंगी उनका हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं आगे इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू करके देखते हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट को कैसे डिराइव किया जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उसी के माध्यम से अगर हल करेंगे तो इम्प्रूवमेंट काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक डायपोल बनाया है, -q और +q है, इनके बीच की दूरी है 12 और हमें कोई थीटा एंगल दिया गया। आप देखिए ये जो पॉइंट जिसपे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ना ही कोएक्सियल लाइन पे है ना ही इक्वेटोरियल प्लेन पे है, ये कोई जनरल पॉइंट कहीं बीच में ले लिया गया है, वहां पर आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो कैसे फाइंड किया जाए, देखिए उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है तो मैंने वहां पर आपको कंपोनेंट्स करने के बारे में बताया है कि कंपोनेंट्स कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, फिर यहाँ पर उसको हल करके देखिएगा।
वहां पर जो कंपोनेंट करते हैं तो कंपोनेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के किए जाते हैं और कंपोनेंट दो बनते हैं, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर कौन सा भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल तो वेक्टर होता नहीं है, तो हम कहेंगे डायपोल वेक्टर नहीं होता, पर डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डायपोल मोमेंट की आपको डायरेक्शन भी पता होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपोजिट चलता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जो कि हमारा p होता है वो कहां है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब चूंकि हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग हल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज करके और वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करके, उसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। तो देखिए जिसका थीटा बना होता है उसके साथ आता है हमारा cos, तो ये इधर की तरफ आएगा p cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा उसमें आएगा आपका p sin थीटा, p sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हमने कर लिए। ऐसे कंपोनेंट करने से डेरिवेशन हमारा काफी आसान हो जाएगा। अगर आप किताब में देखेंगे तो इसी डेरिवेशन को बहुत अलग तरीके से लगाएगा, वहां ज्योमेट्री यूज करके निकाला गया, वो एंगल फाइंड कर करके ही उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर इस मेथड से यूज करेंगे तो काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने जो डायपोल मूवमेंट था उसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक बना लिया p cos थीटा और एक बना लिया p sin थीटा। ऐसे यूज करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, जो डायपोल मूवमेंट था हमारा पहले वाला अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर लिया है दो पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप चाहे तो इस पार्ट को भूल जाइए जैसे जो हमारा डायपोल यहाँ पर बना था, क्योंकि हम लोग जो सूत्र निकालते हैं या फिर जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें पूरा पूरा हमारा डायपोल मूवमेंट ही आता है। अगर आपको याद हो तो इन चार्जेस को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, अगर आपको याद है तो जो अभी हम लोग ने लिखे थे फॉर्मूले उसमें। तो हमारे दो कंपोनेंट हो गए, दो अगर डायपोल मूवमेंट अगर आए हैं तो यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर दो डायपोल भी बने होंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल भी दो आए होंगे। एक इलेक्ट्रिक डायपोल इसके कारण होगा और एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस p sin थीटा के कारण होगा यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि अगर मैं पूछूं अगर आपसे ये r डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक डायपोल मूवमेंट ये है जिसके कारण r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक डायपोल मूवमेंट ये है जिसके कारण r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जो हमारा p cos थीटा है इसके कारण जो r पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, देखेंगे आप तो ये कोएक्सियल लाइन पे है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए अगर इस p sin थीटा के कारण फाइंड करेंगे तो ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा। अगर आपको याद अगर मूवमेंट हो तो ये हमारा माइनस q था, ये हमारा पॉइंट प्लस q था और ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस प्रकार थी, जब p इस प्रकार आया था, और इसके जब आगे एक लाइन पे लेते हैं तो डिस्टेंस यहाँ r डिस्टेंस पर देखेंगे तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, r भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही लाइन पे हैं तो कोएक्सियल कहलाता है। और अगर हम लोग इस p के परपेंडिकुलर ऊपर जाते हैं, अगर r पॉइंट लेते हैं तो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। p ऐसे है और r वर्टिकल में है। देखिए p cos थीटा ऐसे और r इसी लाइन में है तो कोएक्सियल कहलाएगा। p sin थीटा इस प्रकार है और इसके वर्टिकल में जाने पर r मिल रहा है हमें तो वो कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएंगी, एक कोएक्सियल के कारण और एक इक्वेटोरियल प्लेन के कारण। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है हमारा वो कोएक्सियल है, कोएक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, कोएक्सियल पॉइंट को या फिर इसे लिखते हैं कोएक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना है तो कोएक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दे दिया E1। तो E1 और क्या लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो कोएक्सियल लाइन में जब हम लोग फाइंड किए थे तो वहां पर P होता था डायरेक्ट, डायपोल मोमेंट को P कहते थे। बट अब यहाँ पर जो कोएक्सियल लाइन है तो उसमें P नहीं है, P cos थीटा है। तो आपको P नहीं लिखना, फिर क्या लिखेंगे P cos थीटा अपॉन डिस्टेंस हमारी कितनी थी r, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग r का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया कोएक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको याद हो कोएक्सियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, डायपोल मोमेंट के
के अकॉर्डिंग होती थी। डायपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होता था उसी के डायरेक्शन में होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ आएगी, तो हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार E1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब P sin थीटा है, इसके परपेंडिकुलर पे R है हमारा, तो उसमें हम लोग का इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा। तो अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको नाम दे दिया हमने E2। तो E2 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, जो कोएक्सियल लाइन होती है वहां पर 2p चलता है, तो 2 भी आगे मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे p आता था, p अपॉन r क्यू होता था। अब इसको लिखते गलत है, तो P अपॉन आर क्यू होता था, लेकिन अब इक्वेटोरियल प्लेन पे P नहीं है, P sin थीटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P sin थीटा अपॉन आर क्यू। तो ये हमारा निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन के कारण। और इक्वेटोरियल प्लेन के कारण अगर आपको डायरेक्शन पता तो कैसे होती थी, तो हमारी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी उसके अपोजिट जाता था। तो यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी किधर की तरफ है, इस तरफ है, नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी के अपोजिट होगी। अपोजिट मतलब कि डायपोल मोमेंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा इस प्रकार। तो ये हमारा हो गया E2। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शनें देखी हैं, एक E1 है और एक E2 है ए पॉइंट पर। लेकिन हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डायपोल के कारण जो बना था हमारा, तो हम लोग यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं। पहले तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो हमने कहा हमारा ये पॉइंट है ए है, और इस पॉइंट के ए पर इधर की तरफ हमारा E1 है, और इधर की तरफ हमारा इसके परपेंडिकुलर पे आके इधर की तरफ E2 है। ये परपेंडिकुलर बना हुआ है E2 और E1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो फाइंड करनी है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की तरफ है, जिसे कह दिया E। अब आपको ये E को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए E को फाइंड करते हैं। अब चूंकि हमारे E1 E2 दोनों जन हमारे 90 डिग्री में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या आएगी, उसके लिए अगर आपको याद हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा होता है। और जब cos में 90 डिग्री पुट करेंगे तो वो तो अपने आप ही जीरो बन जाएगा, तो केवल फैक्टर इतना बचेगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। E इक्वल टू E1 की वैल्यू ये रही, E2 की वैल्यू ये, इसको पुट करते हैं अंडर रूट के अंदर। E1 की वैल्यू को रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, इसका बन गया स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू रही हमारी ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब, और इसका बन गया होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। और जब बाहर निकलेगा तो ये भी स्क्वायर इसमें है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और आसानी से एक स्टेप हम बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ पर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, इतना फैक्टर बाहर निकाला। और चूंकि इससे भी कॉमन है, इससे भी कॉमन, और स्क्वायर लगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, केवल 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस इधर बचेगा आपका क्या sin थीटा, इसका स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर हम लोग इधर भी लगाते हैं स्क्वायर, जे लगा है इसका स्क्वायर, और यहाँ पर रहा इसका स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये इतने फैक्टर का जो स्क्वायर है उसका रूट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारा क्या बचेगा केवल रूट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब आ गया हमारा बाहर, स्क्वायर से रूट इसका कट गया। अब केवल बचा किसके ऊपर, इसके ऊपर बचा, तो रूट के अंदर इस फैक्टर को हम लोग और सॉल्व करके रखेंगे। तो ये लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग ब्रेक करके लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके। जब आप इसको हल करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बन के आ गया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हमारा कितना होता है 1, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो हम लोग जब इसको पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो
तो हमारा E बराबर निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब और अंडर रूट के अंदर क्या बचा है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फैक्टर हमारा बचा हुआ। तो ये आपका निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हो गया कि कोई डायपोल मोमेंट दिया गया है, डायपोल दिया गया है और उसके किसी भी जनरल पॉइंट पर आपसे ले लिया गया और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको कह रहा है। तो ये हमारा डेरिवेशन रहा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लिया है। अब इसकी डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस प्रकार था, E1 इधर था, E2 इधर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E इस प्रकार आया हुआ है यहाँ पर ऊपर। इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा ए पॉइंट था, इधर की तरफ हमारा था E1 और इसके परपेंडिकुलर पे था हमारा E2 इस प्रकार। और जो हमारा E आया है वो इसी के बीच में कहीं आया होगा, तो मान लीजिए हमारा E। तो E जो है वो किसी एंगल पे बनाए हुआ होगा क्योंकि वो आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। तो मान लीजिए एंगल जो बना है वो अल्फा बना है E1 से। तो ये आपको फाइंड करना है अल्फा एंगल। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसको हल करना बताया था कैसे हल करते हैं। तो आप मान लीजिए ये है एंगल tan थीटा, tan अल्फा है, ये अल्फा एंगल बना है। तो tan अल्फा चूंकि ये हमारा वेक्टर है तो वेक्टर को मूव करा के ला सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे और जब रखेंगे तो ये तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है कितना E2, तो tan अल्फा बराबर हो गया E2 अपॉन E1। केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया जाएगा, कोई डायरेक्शन को आपको नहीं लेना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स E2 अपॉन E1। तो ये हमारी डायरेक्शन निकल के आ गया अल्फा, किससे, E1 से, क्योंकि अल्फा एंगल जो बना है वो कहां से बना है, E1 से। तो E1 से अल्फा एंगल पर, E1 से अल्फा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर पूछा जाता E2 से कितना होगा, तो सिंपल सा है, अल्फा है E1 से तो E2 से होगा 90 माइनस अल्फा। सिंपल सा, कोई आपको एक निकालना, एक आप निकाल लीजिए, दूसरा 90 माइनस कर दीजिएगा। तो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा एंगल E2 से है। तो आई थिंक आपको ये प्रूवमेंट समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारा जो सिंपल सा प्रूवमेंट था, किताब में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अलग प्रकार से वहां पर लगाया गया है इस प्रूवमेंट को। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रूवमेंट काफी सही तरीके से लगा होगा आपको। और यहाँ पर मैंने सिंपल स्टेप्स ही केवल लिए हैं, किताब में इसमें बाकायदा लिखा होता है कि आपको कैसे ये फैक्टर जो हमने लिखा है यहाँ पर या जो लिखा है इसके बारे में पूरा ड्राइव करना होता है आपको, कि मैंने डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण कोएक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनमें इस प्रकार से पूरा प्रोसीजर लिखना होता है, तब आपका काम होता है, तब आपको वहां पर नंबर मिलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे नए वीडियो में, नया टॉपिक लेंगे और उसको कवर करेंगे।